हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और प्रीवियस ईयर पेपर। और आज मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ केवीएस का जो हमारा पेपर हुआ था स्टेनोग्राफर का, उसका जो आंसर किया आया था स्टूडेंट्स का, वो मैं आपके साथ में आज शेयर करने वाली हूँ और उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस थे उसको मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलो जल्दी से देख लेते हैं। फॉर सेफ्टी रीजन रोल नंबर और नेम ऑफ द कैंडिडेट जो हम लोगों ने हाइड कर दिया है, बट हमको क्या करना है, हमें क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, हमें देखना है कि किस टाइप का जो क्वेश्चन वो आया था। तो चलो जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है वो किसका है? इंग्लिश का सेक्शन है, यानी जनरल इंग्लिश का जो सेक्शन है उसमें ये क्या है, एक आरसी दिया हुआ है, एक पैसेज दिया गया है जहां पे आपको लाइक 3 to 4 क्वेश्चन जो रहता है वो आरसी में जितना भी आप लाइक डिफरेंट एग्जामिनेशन देखोगे ना, तो आरसी एंड पैसेज का जो क्वेश्चन होता है ना उसका बहुत अच्छा वेटेज होता है। एंड अगर आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया हुआ है ना, तो आपको सिर्फ इसका एक सिंपल सा ट्रिक बताती हूँ। आपको सिर्फ उसमें क्या करना है, क्वेश्चन को बस पूरे पैसेज को अच्छी तरीके से रीड आउट करना है स्टूडेंट्स, एंड बहुत ही इजीली आप क्या कर सकते हो, इसके क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो एक आरसी का है जहाँ पे आपको लाइक डिफरेंट एक पैटर्न एक टॉपिक के बारे में दिया गया है, एंड देन यहाँ पे उसके ऑप्शंस लिखे हुए थे और आंसर गिवन। इसका मतलब क्या है कि जो कैंडिडेट ने आंसर दिया है वो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आंसर कैंडिडेट ने दिया हुआ है ये उसका यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही फिर लाइक ये पूरा आरसी है, मैं इसको पूरा आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया। लेकिन ये जो आरसी को अगर देख के मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, इट जस्ट टू इजी टू मॉडरेट वाला जो एक आरसी होता है ना, ये वही है। ठीक है, तो आप जैसे कि देख सकते हो लाइक थर्ड क्वेश्चन तक भी हमारा जो आरसी है वही चल रहा है, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन भी हमारा किसका है, आरसी का ही है। एंड इसमें डिफरेंट पैटर्न से क्वेश्चन पूछते हैं, लाइक वर्ड मीनिंग क्वेश्चन पूछते हैं या फिर एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है, उस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछते हैं। एंड उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही ज्यादा केवीएस का मुझे लगता है फेवरेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन बन गया है, जहां पे वो लोग ना आपसे वर्ड मीनिंग पूछते हैं, आपको एक पर्टिकुलर वर्ड दे देते हैं, एक दिस इज अ पार्ट ऑफ वोकैबुलरी, करेक्ट स्टूडेंट्स, जहां पे आपको एक पर्टिकुलर वर्ड दे देते हैं, यू हैव टू गिव आंसर कि उसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है मीनिंग बेस्ड पे। तो यहाँ पे आपको एक जो वर्ड दिया गया था दैट इज एमिसिएटेड, और यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि उसका जो सेम मीनिंग होगा वो क्या होगा, फैट, गॉन्ट, एक्सटेंड एंड एक्यूमुलेटेड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन यहाँ पे अब वर्ड मीनिंग था वहां से आपसे अपोजिट पूछा गया है, एंड आपको जो यहाँ पे वर्ड दिया गया है दैट इज कॉन्स्पिक्यूअस। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको उसके 4 ऑप्शन दिया गया है कि कौन सा जो करेक्ट है वो यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट एरर स्पॉटिंग भी एक लाइक फेवरेट पैटर्न हो गया है लाइक सारे ही एग्जामिनेशन का। अगर आपने प्रीवियस वीडियो मेरा देखा हो ना, तो मैंने आपको वहां पे बहुत बार ये बताया है, बहुत दफा आपको समझाया है कि जो एरर स्पॉटिंग है इट इज द लाइक ट्रेंडिंग टॉपिक now in all the examination, whether you are appearing for SSC, whether you are appearing for banking examination, state के examinations या किसी other government examination, error का question हमेशा आ रहा है, तो you have to prepare the error spotting topic very well। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है whenever he goes to Mumbai he stays in 5-star hotel, and आपको ऑप्शन है ABCD, एंड यहाँ पे बताना था कि कौन से वाले जो सेंटेंस है उसमें एरर है। ठीक है, Now next question है, out of the 4 alternatives given below choose the one which can be substituted for the given expression। यानी कि ऐसा वो कौन सा वर्ड है जिसको आप लॉस ऑफ मेमोरी की तरह की जगह पे आप यूज कर सकते हो। तो एमनेसिया, इंसोमेनिया, एम्ब्रोसिया या फिर ट्रॉमा, किसको आप लॉस ऑफ मेमोरी की जगह पे यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट फिर से पूछा गया आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस गिवन बिलो चूज द वन व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड। अगेन सब्स्टिट्यूशन वाला वर्ड है। अ फीलिंग इनसाइड यू व्हिच टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे एम्बिशियस, कॉन्शियसनेस, कंसाइंस या फिर फियर, कौन सा करेक्ट आंसर है वो पूछा गया है। फिर आपसे एक इडियम एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ पे पूछा गया है, जहाँ पे लिखा है बैड ऑफ रोजेस मीन्स, यानी कि प्लेजेंट सिचुएशन, टेंस सिचुएशन, डिफिकल्ट सिचुएशन, graceful situation। ठीक है, नेक्स्ट है find the correct given below is a group of 4 words, out of the 4 words below only one is spelled correct। तो यहाँ पे आपको मिस स्पेल्ड वर्ड का एक क्वेश्चन दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा वर्ड है जिसको हमने करेक्टली यहाँ पे स्पेलिंग में लिख के दिया है। अगेन करेक्ट स्पेल्ड का एक और वर्ड, एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एंड अगेन फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये जो पैटर्न है ना फिल इन द ब्लैंक्स का, ये भी अगर आप बोलो तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया है फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में भी, कि फिल इन द ब्लैंक्स में अब ऐसा टॉपिक है ना कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते हैं सभी में ही आने लगा है, तो इसको भी बहुत अच्छे तरीके से हमें प्रिपेयर करना होता है, जहाँ पे आपको एक लाइक और
और ये बहुत सिंपल आते हैं, बहुत ज्यादा वो नहीं आते, बहुत ज्यादा हेक्टिक या फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते, बहुत सिंपल से आते हैं वाले क्वेश्चंस भी, ठीक है। और नेक्स्ट आपसे यहाँ पे पूछा गया है आई ब्रॉट माई फर्नीचर बाय गुड्स ट्रेन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो इज यूज्ड एज ए और एन, मतलब कि किस क्या फॉर्म में यूज किया गया है। तो जो फर्नीचर वर्ड है वो एडवर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, क्या है वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है फिर से अगेन कि रिमार्केबल वर्ड का सेंटेंस में किस बेसिस पे यूज किया है, कि एडवर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, क्या है, ठीक है। सेम यहाँ पे ग्लैडली वर्ड के लिए भी सेम चीज पूछा गया है। एंड अगेन हुएवर सेज सो इज अ लायर, यहाँ पे जो सो वर्ड है तो ये क्या हो गया, ये वो पैटर्न हो गया क्वेश्चन का जहां पे आपसे पूछा गया है 4 से 5 क्वेश्चन किस बारे में है कि अंडरलाइन करके एक वर्ड दिया गया, पूछा गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपका रहता है मतलब उसमें क्या वो एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, नाउन है, क्या है वो आपसे पूछा गया। अगेन फिल इन द ब्लैंक्स का एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। और नेक्स्ट जो है वी सॉ सम डियर इन द फॉरेस्ट बट वी डिडंट सी डैश एलिफेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक और फिल इन द ब्लैंक्स है। मोटा मोटा अगर मैं देखूं तो आपका वर्ड मीनिंग का एक क्वेश्चन, अपोजिट का एक क्वेश्चन, एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन आया हुआ था, मिस स्पेल्ड वर्ड्स के 2 क्वेश्चन आए आपके यहाँ पे। फिल इन द ब्लैंक्स के 3 से 4 क्वेश्चन हो गए एंड आपका ये जो अंडरलाइन वर्ड्स वाला था वो 4 से 5 क्वेश्चन हो गया। आपका आरसी हो गया 5 क्वेश्चन का एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन आया था। एंड इसी तरीके से कुल मिला के आपके लिए 15 to 20 क्वेश्चंस थे वो आपके इंग्लिश में यहाँ पे आपके पूछे गए। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे फिर से पूछा गया है एक और फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था। यहाँ पे भी आई डिडंट बाय द बुक्स दैट आई नीडेड बैडली, अगेन फिल इन द ब्लैंक्स, अगेन फिल इन द ब्लैंक्स, और ये बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। तो अभी देख लो फिल इन द ब्लैंक्स का जो वेटेज है वो कितना ज्यादा आ रहा है स्टूडेंट्स आपके एग्जामिनेशंस में, ठीक है। तो यहीं पे आपका जो 25 क्वेश्चन है इंग्लिश का वो खत्म होता है। एंड मोस्टली जो सबसे ज्यादा वेटेज था वो आरसी का था, फिल इन द ब्लैंक्स का था, अंडरलाइन वर्ड्स का था, एरर स्पॉटिंग का था। एंड यहाँ पे आपका जो वर्ड मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स था उसका जो सबसे ज्यादा वेटेज था वो यहाँ पे इन टॉपिक्स का हमें देखने के लिए मिला, ठीक है। चलो जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज वो हिंदी का सेक्शन है। हिंदी के सेक्शन में अगेन जैसे इंग्लिश में आप लोगों ने देखा हुआ था कि पहले आपको आरसी दिया हुआ था, सेम यहाँ पे हिंदी में भी आपको एक गद्यांश दिया गया है और यहाँ पे आपको बोला गया है लाइक भारत को परिभाषित करना अपने आप में एक चुनौती और सदियों के इतिहास में भारत की भौगोलिक सीमाएं बदलती रही हैं और प्राचीन भारत के कुछ हिस्से अब स्वतंत्र देश बन चुके हैं। इसी तरह भारतीय शब्द में अब वे सब भी समा गए हैं जो विभिन्न देशों से यहाँ आकर बस गए। भारतीय संस्कृति की परिभाषा देना तो और भी मुश्किल है। इस विषय पर लगातार बहस होती रहती है कि भारतीय संस्कृति को आकार देने वाले तत्व कौन से हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ गई, यहाँ पे आपसे सिंपल एक हिंदी का एक वर्ड पूरा एक फ्रेजिंग दिया गया और आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे क्या क्वेश्चन हो सकता है। तो जैसे कि अगर सबसे पहले मैं बोलूं तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन था भारत को परिभाषित करना एक चुनौती है, क्यों है। तो जैसे और एक आरसी का पैटर्न बताती हूँ आप लोगों को, हमेशा जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन आता है ना वो ऐसे होता है कि लाइक मान के चलो 5 क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन का आंसर ना कुछ 1 या 2 लाइन में आपको मिल रहा होगा, सेकंड का सेकंड और थर्ड लाइन में मिल रहा होगा, देन थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कुछ 4th और 5th लाइन से एंड देन फिर वोकैबुलरी होगा तो वो तो मिक्स क्वेश्चंस में से आता है। तो ऐसा नहीं होगा कि पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो लास्ट लाइन में दिया होगा, बहुत कम चांसेस में ऐसा होता है यहाँ पे। तो जैसे इधर दे दिया भारत को परिभाषित करना एक चुनौती है, ठीक है। क्यों चुनौती है यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो भारत को परिभाषित करना अपने आप में एक चुनौती है। सदियों के इतिहास में भारत की भौगोलिक सीमाएं बदलती रही हैं। तो यहाँ पे क्या है, पहला जो आपका इधर जो करेक्ट आंसर हो गया वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हो गया, जो स्टूडेंट ने भी यही दिया था यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है फिर से यही वाला आरसी गद्यांश के अनुसार भारत के लोगों में वे भी शामिल हो गए। जो कौन से लोग हैं जो भारत के उसमें समा गए हैं, मतलब कौन से लोग हैं जो शामिल हो गए हैं, तो विभिन्न देशों से यहाँ आकर बस गए हैं। तो यहाँ पे दूसरे क्या होगा, भारत में शरणार्थी बन के आए, भारत की धरती से प्रेम करने वाले दूसरे देशों से यहाँ आकर बस गए हैं या फिर दूसरे देशों में अपनी नागरिकता छोड़ा है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो करेक्ट आंसर है, जो स्टूडेंट ने भी यहाँ पे यही लगाया है। नेक्स्ट है गद्यांश के अनुसार विमर्श का विषय है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, भारतीय समाज क्वेश्चन है गद्यांश के अनुसार विमर्श का विषय है, विमर्श का क्या विषय है ये पूछा गया है। तो भारतीय समाज की विविधता और नागरिकता, भारतीय समाज एवं संस्कृति को स्वीकार करना, भारतीय संस्कृति का उत्थान एवं विकास करना, या भारतीय संस्कृति को आकार देने वाले तत्वों की पहचान करना। तो सबसे लास्ट में देखो मैंने बोला था कि सबसे ज्यादा बहस का विषय कौन सा बन रहा है, वो ऑप्शन नंबर 4 है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि लाइक तत्व कौन से है, ठीक है। अब देखना जैसे मैंने आपको बताया था पहला क्वेश्चन पहले दूसरे लाइन में
मिलेगा, जो लास्ट क्वेश्चन था वो देखो अपने को इधर फोर्थ वाली लाइन से मिला, तो यही पैटर्न होता है। अब यहाँ पे पूछा गया भगत्यांश के अनुसार कुछ स्वतंत्र देश ऐसे हैं, जो कौन से हैं, जो कुछ स्वतंत्र देश कौन से हैं, किस तरीके के हैं। तो यहाँ पे मैं सारे एक्सप्लेन नहीं करती हूँ आपको, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है वो स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर 2 को है वो करेक्ट आंसर टिक किया है। भारतीय शब्द में प्रत्यय है, भारतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है ये पूछा गया है। फिर आपसे पूछा गया है संधि विच्छेद का क्वेश्चन। आपको प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था कि संधि विच्छेद, संधि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो उनको बहुत अच्छी तरीके से आपको प्रिपेयर करना होगा। अति उक्ति किसका संधि विच्छेद है, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। आंसर जो स्टूडेंट ने मार्क किया है वो है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आपसे महेश का संधि विच्छेद पूछा गया है कि लाइक अगर आप महेश शब्द का संधि विच्छेद करते हैं स्टूडेंट, तो आप कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर लगा रहे होंगे। तो अगेन एक और संधि विच्छेद। नेक्स्ट हो गया गोचर का विलोम शब्द, आपसे पूछा गया है गोचर का विलोम शब्द। विलोम शब्द पर्यायवाची शब्द हर स्टेट के कोई सा भी एग्जाम हो उसमें जब भी आपका पेपर हो रहा है हिंदी सब्जेक्ट का, तो विलोम या पर्यायवाची शब्द आता ही आता है, ये मान के चलो आप लोग, ठीक है। चलो, निम्न में से विलोम शब्दों का सही मेल है, कौन सा है जो सही पेयर बना है, लाइक संयोग दुयोग सही मेल है, साकार निर्गुण है, सुमति कुमति है, या सुलभ या फिर ना सुलभ है, ठीक है। जो स्टूडेंट ने आंसर लगाया वो ऑप्शन नंबर 3 लगाया वहां पे। मुहावरे का अर्थ है, लव मुहावरे लोकोक्ति अब एक ऐसा टॉपिक है स्टूडेंट जो आपके ज्यादातर जो स्टेट के एग्जामिनेशन हो गए, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो गए, वहां पे हिंदी के सब्जेक्ट्स में पूछे जाते हैं, और इवन बैंकिंग के एग्जामिनेशन में भी ये पूछा जाता है अगर हिंदी का पेपर, अगर हिंदी सब्जेक्ट उसमें शामिल है तो। नेक्स्ट तो यहाँ पे पूछा गया खून सूखना मुहावरे का अर्थ है, तो गुस्सा होना, बीमार होना, भयभीत हो जाना या फिर परेशान होना, ठीक है। प्रसन्न होना के भाव को व्यक्त करने वाला मुहावरा है, मतलब कि अगर कोई बंदा प्रसन्न है तो उस भाव को कौन सा मुहावरा यहाँ पे व्यक्त करेगा। तो आंखें बिछाना तो नहीं होगा, क्योंकि आंखें बिछाने का मतलब होता है राह देखना किसी का। गदगद होना यानी कि बहुत खुशी होना, एकदम प्राउड फील करना। अंक भरना नहीं होगा, आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा, जो स्टूडेंट ने भी यही लगाया है। नेक्स्ट हो गया निम्नलिखित से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो कौन सा है कि लाइक मैं रोटी खाई मेन से चला नहीं जाता, ठीक है, यह प्रश्न मुश्किल है या आपका दर्शन हुआ। तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये सारे ही आपके जो है स्टूडेंट यहाँ पे गलत आंसर है, ठीक है। मैं आपको सारे ही क्वेश्चंस पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मेरे को क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सारे ही क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस करूँ, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो ना जाए, आप लोगों को एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए जिस प्रकार के क्वेश्चन जो थे यहाँ पे आए थे। तमाम शहर भर में यह सूचना दे दी गई है, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है, ठीक है, कि कौन सा इनमें से वर्ड है जो गलत है यहाँ पे। तो जैसे कि स्टूडेंट ने मार्क किया है कि तमाम जो वर्ड है यहाँ पे वो गलत है, ठीक है। चंद्रवाक्य पर्यायवाची शब्द यहाँ पे आपसे पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे निर्वारी अंबु नीर किसके पर्यायवाची शब्द है यहाँ पे पूछा गया। तो देखो पर्यायवाची विलोम शब्द से और भी क्वेश्चन आ गया। अब देखो समास, समास ये मतलब ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो भी आपके जो एग्जामिनेशन होते हैं जहाँ पे हिंदी सब्जेक्ट है, तो समास के क्वेश्चन आते हैं। तो कुछ स्टूडेंट का ऐसा रहता है कि वो हिंदी के कुछ पर्टिकुलर टॉपिक जो अच्छे अच्छे होते हैं, सिंपल सिंपल, उनको पढ़ लेते हैं। अब मैं मानती हूँ कि समास हो गया, संधि वगैरह के जो टॉपिक होते हैं वो थोड़े से बोरिंग भी होते हैं और थोड़े से टिपिकल भी होते हैं, लेकिन स्टूडेंट आपको हेल्प करते हैं और आपको मार्क्स भी दिलवाते हैं, तो आपको इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नेक्स्ट आपका समास का यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। फिर आ गया ऋण मुक्त पद का समास विग्रह। एक होता है कि समास बताओ, एक होता है कि समास विग्रह बताओ, दोनों ही चीजें आपको आनी चाहिए, दोनों से क्वेश्चन बनता है। देखो अब ऐच्छिक का विलोम शब्द है, एक और विलोम शब्द से क्वेश्चन आ गया। फिर पूछा गया जिसका अनुभव किया गया हो के लिए एक शब्द, मतलब कि जिस चीज का अनुभव कर लिया गया हो उसके लिए अगर अपन को एक वर्ड यूज करना है तो वो क्या होता है, ठीक है। तो ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट है अप्रत्याशित से तात्पर्य। अप्रत्याशित से क्या तात्पर्य होता है, अनिष्ट करने वाला, आश्चर्यचकित करने वाला, जिसकी आशा की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो, वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट है साधु शब्द का सामान्य बहुवचन रूप है। साधु का कौन सा जो वर्ड होगा वो सामान्य बहुवचन के रूप में यूज किया जाएगा। तो साधुओं किया जाएगा, साधु, साधुए, साधु कौन सा होगा, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे स्टूडेंट ने मार्क किया हुआ है। वर का
स्त्रीलिंग क्या होगा, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, वर का स्त्रीलिंग वधु होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया तत्सम शब्द का उदाहरण है उज्जवल, उजाला, ऊंचा और या फिर उठान। नेक्स्ट है तद्भव, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। अब अगर आप देखो तत्सम, तद्भव, संधि, संधि विच्छेद, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे पूछे गए हैं। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इन टॉपिक से आपके जो क्वेश्चन है वो पूछे गए। देखो एक और संधि विच्छेद का जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे दे दिया गया है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो खत्म होता है हिंदी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस टाइप का क्यू टाइप है जो हिंदी के इस पेपर में हिंदी के प्रश्नों में पूछा गया था। नेक्स्ट यहाँ पे अब जीके हमारा सब्जेक्ट शुरू हो चुका है। जीके में यहाँ पे आपको बिल्कुल ये करंट अफेयर का सबसे पहला एक क्वेश्चन दे दिया गया है कि पुलिट्जर प्राइज 2022 का पब्लिक सर्विस में किसने जीता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं और यहाँ पे स्टूडेंट ने मार्क किया है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट फिर से एक और आपसे एक करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है, यूनियन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP27 कंक्लूडेड इन नवंबर 2022 इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो यानी कि किस कंट्री में ये हुई थी। तो एक और करंट अफेयर का एक और क्वेश्चन है। फिर देखिए एक और करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ पे देखो, जी के कम थोड़ा करंट अफेयर ज्यादा लग रहा है, लेकिन देखो ये तो हमें पता ही है कि जहां जी के वर्ड लिखा हो वहां पे समझ जाओ कि वहां करंट अफेयर तो आएगा ही आएगा। तो करंट अफेयर से बेटा भागना नहीं है, करंट अफेयर्स को आपको तैयार करना है। ठीक है, और करंट अफेयर्स को तैयार करने का सबसे अच्छा और सबसे सिंपल तरीका है कि डेली करंट अफेयर को पढ़ो और अपनी भाषा में नोट्स को बनाओ। ठीक है, ऐसे ये पीडीएफ मत ढूंढो। मैं बहुत सारे स्टूडेंट को बोलती हूँ और देखती भी हूँ कि वो देखते हैं कि हमें पीडीएफ दे दो। ठीक है, पीडीएफ का रेफरेंस लेना जरूरी है, मैं मानती हूँ उस चीज को, लेकिन जब आप करंट अफेयर्स को खुद पढ़ोगे और डेली आप खुद उसके नोट्स अपनी भाषा में प्रिपेयर करोगे ना, तो सोचो आपको रिवाइज करने में कितना ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। वो कोई भी एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर करो। तो ये जो ऊपर की जो चमकती हुई चीजें हैं ना, इन पे थोड़ा कम ध्यान दो कि नहीं पीडीएफ कितना मंथली पीडीएफ निकालोगे, कितना हेक्टिक होगा, कितना सारा चीज आएगा। बट अपनी लैंग्वेज में जब बनाओगे चीजों को, पूरा स्टैटिक पार्ट लिखोगे, पूरा न्यूज के बारे में ब्रीफ में लिखोगे अपनी लैंग्वेज में, तो वो आपको कितना ज्यादा हेल्पफुल करेगा, आपको कितना ज्यादा हेल्प करेगा। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि करंट अफेयर्स अगर आपको प्रिपेयर करना है तो खुद से नोट्स बनाओ। ये मंथली मैगजीन्स और मंथली पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़ो। अच्छे रहते हैं लोग जो बना रहे हैं, वो भी उसको बहुत मेहनत से बनाते हैं और आपकी हेल्प के लिए बनाते हैं। मैं किसी की मेहनत के लिए और किसी आपको मना नहीं कर रही, लेकिन ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपको करंट अफेयर स्टूडेंट प्रिपेयर करने तो आप डेली बनाइए, आप डेली खुद से प्रिपेयर करिए अपने स्टडी नोट्स को उसके लिए। ठीक है, चलो गेट बैक टू द क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ दिल्ली 2021 एंड 2022, दिल्ली इज प्लेस्ड एट व्हिच पोजीशन इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम अमंग इंडिया स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो ये भी एक और आपका सीए का जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है, ऑप्शन नंबर 3 जो यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट अब एक स्टैटिक पार्ट पूछा गया है, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, जिसका शॉर्ट में बोलते हैं SFURTI, is an initiative of which Ministry of Government of इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है व्हाट इज स्वस्थ वायु। स्वस्थ वायु है वो क्या है। अ कोविड-19 वैक्सीन डेवलप्ड बाय इंडिया, अ पोल्यूशन कंट्रोलिंग इक्विपमेंट फॉर हाउस होल्ड यूज, अ टाइप ऑफ स्पेशल मास्क टू कॉम्बैट पोल्यूशन, अ नॉन इन्वेसिव बीपैप वेंटिलेटर फॉर ट्रीटिंग माइल्ड टू मॉडरेट कोविड-19 क्वेश्चंस। ये है आपसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कोविड के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट है वेयर इज इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर लोकेटेड। नेक्स्ट है विच कंट्री अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ G20 का कौन से इनमें से देश जो है वो भारत भाग नहीं है, यानी जापान, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, कौन सा इसमें नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे करेक्ट दिया गया है, ये आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है विच ऑफ द कंट्री वॉन द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 हेल्ड इन बिर्मिंघम। ठीक है, ये कौन सा कंट्री था जिसने सबसे ज्यादा मेडल जो है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जीते हैं, ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट पूछा गया था। नेक्स्ट है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बोलूं तो यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजियम गिव्स अंडर लिस्ट वन विच ऑफ द फॉलोइंग देवर, मतलब ये म्यूजियम है और ये उनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है और आपको उनको मैच करना है, तो ये एक वो वाली चीज हो गई। नेक्स्ट है which of the following is a correct description of term cold front with reference to the atmosphere।
कोल्ड फ्रंट जो एक टर्म होती है उसके रेफरेंस में, एटमॉस्फेयर के रेफरेंस में जो ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे ठीक है, वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है। मेरा स्क्रीन आपको विजिबल होगा और आपको जो स्टेटमेंट है बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, एज पर एनुअल रिपोर्ट 2015-16 फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो हमारे इंडिया में कौन से जगह पे सबसे ज्यादा है? महाराष्ट्र में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश या फिर झारखंड, कहां पर है? ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट के द्वारा उत्तर दिया गया है महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो एक और आपसे एक कथन वाला जो सवाल है, आजकल मैं देख रही हूँ कि हमारे जितने भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं ना, मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा पैटर्न में आ रहे हैं। अब आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि लाइक ये जो पर्सन था वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये बहुत ही माइन्यूट लेवल पे क्वेश्चन आ रहे हैं। आजकल जो स्टेटमेंट बेस्ड किसी है ना, ये बहुत ज्यादा आ रहा है। तो आपको भी थोड़ा, आप जब से प्रिपेयर करोगे तो वो थोड़ा इसी पार्ट पे आपको लेके जाना और इसी पार्ट पे आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो आपको एक स्टेटमेंट दिया गया नेशनल कमीशन के बारे में, तो वो क्या है उसके बारे में आपको करेक्ट आंसर एक बताना है। नेक्स्ट द फर्स्ट टू वर्ड्स आर, अब यहाँ पे हमारा जो जीके था वो पूरा ही कंप्लीट हो चुका है और हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो शुरू हो चुका है, जिसका नाम है एलआर यानी कि लॉजिकल रीजनिंग। तो पहला जो क्वेश्चन है एनालॉजी का क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको बोला जाता है कि पहला और दूसरे के बीच में जो रिलेशन है वो तीसरे और चौथे के बारे में भी आपको बताना है। तो एरोप्लेन और हैंगर एक चीज दिया गया है और गन्स दिया गया है। तो गन्स किससे रिलेटेड होगा? ग्रैनरी, सेलर, आर्मरी या फिर वार्डरोब से रिलेटेड होगा। स्टूडेंट के द्वारा जो यहाँ पे आंसर दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि शस्त्रागार, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, यहाँ पे आपसे पूछा गया कि चूज वन नंबर विच इज सिमिलर टू द नंबर इन द गिवन सेट, मतलब कि ये कौन सा इनमें से जो नंबर होगा वो गिवन सेट में से किससे मिलता जुलता है, मतलब कौन से वो मिलजुल रहा है, लाइक 435, 147। तो ये भी क्या हो गया आपका एक सिमिलर सेट ऑफ क्वेश्चन नंबर निकालने वाला एक जो पैटर्न हो गया वो हो गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, लेटर सीरीज का एक क्वेश्चन है जहां पे आपको एक इस तरीके से पैटर्न दिया जाता है और आपको फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा वाला जो पैटर्न होगा वो यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। जब आप इस पूरे सीरीज को भरोगे तो वो पैटर्न एकदम करेक्टली फॉलो किया जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन जो स्टूडेंट के द्वारा दिया गया वो ऑप्शन नंबर 3 गया है। यहाँ पे नेक्स्ट है, अलका इंट्रोड्यूस्ड अ मैन, अलका ने एक इंट्रोड्यूस किया है मैन को, ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माई सिस्टर्स ब्रदर, हाउ इज दिस पर्सन रिलेटेड टू अलका। तो यहाँ पे मतलब कि बहुत ही ब्लड रिलेशन का एक जो पॉइंटिंग और इंट्रोडक्शन बेस्ड क्वेश्चन जो होता है यहाँ पे वो आपसे पूछा गया है कि अलका ने एक पुरुष से परिचय करवाया और बोला यह मेरी बहन के भाई के पिता का एकमात्र पुत्र है, यानी कि, और मैं आपको बताऊं कोई भी स्टूडेंट हो अगर ये पैटर्न का क्वेश्चन आया इंग्लिश में समझ ना आ रहा हो ना तो हमेशा इसको हिंदी में क्या करो, बड़े हिंदी में बहुत जल्दी हो जाता है यहाँ पे जो सॉल्व होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक रीजनिंग का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। फिर आपको एक मिसिंग टर्म का क्वेश्चन दिया गया है बोला फाइंड द मिसिंग टर्म, आपको बताना है 2, 12, 36, 80। और देख लो यहाँ पे मैं आपको डेफिनेटली बता रही हूँ यहाँ पे जो पैटर्न फॉलो हो रहा होगा कुछ मल्टीप्लिकेशन और प्लस वाला जो पैटर्न होता है वो यहाँ पे हो रहा होगा, क्योंकि जो डिजिट्स को आप देख रहे हो ना जिस रफ्तार से वो बढ़ रहे हैं वो नंबर का जो काउंट है वो बहुत हाई है। और ये वाला तभी जब होता है या तो जब कुछ पॉसिबल मल्टीप्लिकेशन हो या फिर मल्टीप्लिकेशन प्लस हो रहा हो, तब ये इस तरीके का आता है। नेक्स्ट आपको कोडिंग रिकॉर्डिंग का क्वेश्चन पूछा गया है जहाँ पे आपको एक चाइनीज या फिर फिक्टिशियस कोडिंग हम इसको बोलते हैं, जहाँ पे आपको बता दिया जाता है कि इस वर्ड को ये बोला जा रहा है, इस वर्ड के लिए ये यूज किया जा रहा है। फिर पूछा जाता है कि ब्यूटीफुल जो है, ब्यूटीफुल के लिए कौन सा वर्ड जो होगा वो यूज किया जाएगा। तो इसको मैंने पहले भी बताया है कि बहुत सिंपल तकनीक से आप इसको यूज कर सकते हो कि जब ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल कौन से सेंटेंस में दिया गया है, ब्यूटीफुल इस सेंटेंस में दिया गया है। अब देख लो कि बाकी जो बचे हुए वर्ड्स है वो कौन से सेंटेंस में है। तो देखो फ्लावर्स यहाँ पे दिया गया है और आर यहाँ पे दिया गया है, इनके जो कॉमन कोड्स हैं वो इन सेंटेंसेस में इससे निकाल लो। अब जो बाकी का बचेगा वो ब्यूटीफुल के लिए होगा, तो आप इस तरीके से इसको निकाल सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स सो दैट द लेटर्स अरेंज अकॉर्डिंगली विल फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। यहाँ पे आपसे बोला गया है एक मीनिंगफुल वर्ड आपको बनाना है। ऑप्शन जो स्टूडेंट के द्वारा सेट किया गया है वो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे ऐड किया गया है। इसमें ये होगा कि आपको जंबल वर्ड दिया गया है, आपको इस वर्ड को मीनिंगफुल वर्ड बनाना है पहले अपने कॉपी में, देन फाइनली करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा वाला जो ऑप्शन होगा जिसको यूज करेंगे तो वो एक करेक्ट फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड बन रहा होगा इसमें से, ठीक है।
नेक्स्ट ऑड वन आउट का एक क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ पैटर्न यहाँ पे आपका फॉलो हो रहा होगा, CDEF, ठीक है, यहाँ पे LMNOP STUVW। अब जो डेफिनेटली ये वाला जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2 जो है, बिकॉज ये बिल्कुल लाइन से चल रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, लाइन से नहीं चल रहा है। ऑप्शन नंबर 2 स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया था। द फर्स्ट 2 नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, पहला जो 2 नंबर है वो एक दूसरे से कुछ किसी तरीके से रिलेटेड है, तो बताओ जो नेक्स्ट नंबर होगा वो किस तरीके से आपसे यहाँ पे रिलेटेड होगा। एक पैटर्न यहाँ पे ये हो सकता है कि 7 के बाद में 8 आता है, 8 के बाद में 9 आता है, 9 का जो स्क्वायर होता है वो 81 होता है। इन द सेम वे 13 के बाद में 14 के बाद में 15 आता है, 15 को जो स्क्वायर होता है वो 225 होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है, जो स्टूडेंट ने यही लगाया है। नेक्स्ट बोला गया है 2 वर्ड्स एनालॉजी का क्वेश्चन है, लव को कुछ इस तरीके से लिखा गया है, तो बताओ इनमें से कौन सा वाला हो जाएगा जो करेक्ट होगा। तो देख लो, एल को पहले था, एल को सेकंड वर्ड पे कर दिया, ई को फर्स्ट वर्ड पे कर दिया, ओ को लास्ट में पहुंचा दिया और वी को थर्ड नंबर पे कर दिया। अब यही वाला जो पैटर्न जहां पे ये चीजें फॉलो हो रही होंगी, वही आपका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो देख लो, सबसे पहले की जो लास्ट वर्ड था ई था, वो सबसे पहले आना चाहिए, ठीक है। तो ई यहाँ पे देखो, अब ये वाला पहला वाला ऑप्शन तो गया क्योंकि एच लास्ट में है, बट सी नहीं आ रहा है। एच में ये सबसे पहले आ रहा है, टी भी इधर आ रहा है और ई भी इधर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ओ जो था वो सबसे लास्ट में गया यहाँ पे, ठीक, या फिर ये देख लो जो पहला वर्ड था वो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। तो पहला वर्ड है बी, बी सेकंड पोजीशन पे आ रहा है क्या? नहीं, तो ये भी अपना ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गया। यू जो है वो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। वी लास्ट पोजीशन पे जा रहा है, तो ये भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3 हो गया। स्टूडेंट ने भी जो है वो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आंसर दिया है। नेक्स्ट हो गया, फिर से फर्स्ट 2 टर्म्स रिलेटेड है एक दूसरे से किसी तरीके से, तो बताना है कैसे होंगी। तो भाई बहुत सिंपल सा है, जी का पोजिशनल वैल्यू 7 होता है, एन का पोजिशनल वैल्यू 14 होता है। सेम वे आई का पोजिशनल वैल्यू 9 होता है, टी का पोजिशनल वैल्यू 20 होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो हो गया वो आपका करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है फाइंड द वर्ड्स व्हिच कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द फॉलोइंग लेटर। ठीक है, कौन से वर्ड को, मतलब इन वर्ड्स को यूज करके कौन सा वर्ड बना सकते हो। एक वर्ड दिया कांस्टेबल, यहाँ पे लोकेशन वर्ड तो बिल्कुल नहीं बन सकता क्योंकि आई नहीं दिया, तो लोकेशन गलत हो गया। सब्सटेंस वर्ड नहीं बन पाएगा क्योंकि इस वर्ड में कहीं यू नहीं दिया है, तो गलत हो गया। नेक्स्ट है ब्लोटेड, ब्लोटेड वर्ड को बना सकते हैं BLOATE, बट डी नहीं दिया तो गलत हो गया। फिर नेक्स्ट है ऑब्स्टिकल, तो ऑब्स्टिकल के लिए OBSTA, फिर सी भी दिया, एल भी दिया, ई भी दिया। ऑप्शन नंबर 4 जो हो गया वो करेक्ट आंसर हो गया। फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड फाइंड द ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। कौन से वाले से ये जो है वो डिफरेंट है। आपसे फिर से यही वाले तरीके का एक और क्वेश्चन बोला गया है। पोजिशनल वैल्यूज लिख लेना तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। मोटा मोटा अगर मैं देखूं तो Y का उल्टा B होता है, तो एक पैटर्न ही हो गया। D का उल्टा W होता है, तो ये हो गया एक पैटर्न। नेक्स्ट हो गया S का W, S का H होता है और J का उल्टा Q होता है, ये भी ठीक है। V का उल्टा E होता है, G का T होता है, ठीक है। R का उल्टा I होता है, O नहीं होता है, तो ये आपका गलत हो गया। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका करेक्ट होगा, यानी कि ये डिफरेंट है ना इन तीनों में से। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट ब्लड रिलेशन का एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बोला है B इज ब्रदर ऑफ C, जो B है वो ब्रदर है C का, ठीक है। A सिस्टर ऑफ B, A जो है वो सिस्टर है B की, और E इज ब्रदर ऑफ D, E है जो ब्रदर है D, और D इज डॉटर ऑफ A, D है जो डॉटर है A की, और E इज ब्रदर, E जो है वो ब्रदर है D का, ठीक है। हाउ इज B रिलेटेड टू E, जो B है वो किस तरीके से रिलेटेड है E के, तो डेफिनेटली वो उसके क्या है, अंकल है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो गया। फाइंड आउट हाउ मेनी लेटर्स ऑफ वर्ड आर देयर इन ईच हैव मेनी। ये वो पेयरिंग वाला सेंटेंस है कि कौन सा कितना वर्ड एक दूसरे के बीच में, N और O के बीच में, N के बाद में O आता है तो एक पेयर ये बन गया। इस तरीके से आपको पेयर निकालने रहते हैं, वो वाले पैटर्न का क्वेश्चन है। ये OPQR, ये देखो दो तो बनी गए, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन निकालना रहता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक और आपको दिया है ZA25, ठीक है। यहाँ पे आपको एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, वो वाला मिसिंग नंबर का पैटर्न जो है वो आपको यहाँ पे ऐड ऑन करना है। नेक्स्ट फिर से मीनिंगफुल वर्ड्स का पूछा गया है कि फोर्थ लेटर का, यानी कि ये हो गया 5 6 7, 8th लेटर का, 10th लेटर यानी कि ये, और 12th लेटर की यानी कि PTOS, ठीक है। इसको वर्ड यूज करके आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। कितने बना सकते हो, तो स्पॉट्स बना सकते हो, टॉप्स बना सकते हो, पॉट्स बना सकते हो, स्पॉट्स
टॉप स्पॉट्स ये सब बना सकते हो, तो 3 तो यहाँ पे बनी गए हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वही स्टूडेंट ने भी करेक्ट आंसर दिया है। नेक्स्ट हो गया आपका एक आपका कोडिंग का क्वेश्चन दिया गया, माउंट को JLRKQ और विक्ट्री को क्या लिखोगे। तो फिर से वही वाला पैटर्न मैं आपको बता देती हूँ कि या तो अपोजिट लेटर वाला पैटर्न हो सकता है, या फिर अपोजिट लेटर का जो नंबर होता है वो पैटर्न हो सकता है, या फिर +2 +3 वाला जो पैटर्न है वो भी यहाँ पे हो सकता है। तो इस तरीके के जो लेटर्स है इनको आप यूज क्या करो। अब यहाँ पे जो मोटा मोटा मुझे देख रहा है वो क्या है कि M का पोजिशनल वैल्यू 13 होता है और J का होता है 10, तो ये हो गया -3। बट देखते हैं आगे भी है क्या, O का पोजीशन 15 होता है, L का 12 होता है तो फिर से -3, U का होता है 21, R का होता है 18 तो -3, यानी कि यहाँ पे -3 पैटर्न है। तो विक्ट्री वाले पोजिशनल वैल्यू में से भी -3 कर दो, आपका आंसर यहाँ पे निकल आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे आपका x का जो वैल्यू है वो पूछा गया है कि x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। इट्स अ काइंड ऑफ अ नंबर सीरीज का ही ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्लस माइनस वाला एक पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहे होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट ऑड पेयर ऑफ द वर्ड्स आपसे पूछा गया है कि लाइक अब ऐसे सिंपल अगर देखो तो ये क्या होगा कि लॉयन जो रहता है वो डैन में रहता है, ठीक है। हेयर जो रहता है वो कहाँ होगा, या फिर इग्लू या फिर डॉग, ये सारा मतलब ये एक बंदा है एनिमल, एक बंदा है उसका घर, ठीक है। तो पेयरिंग मैचिंग करना है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है जो स्टूडेंट ने आपका करेक्ट मतलब ऑड पेयर आपको यहाँ पे निकालना था। Which of the following is not a major national organization working in the area of computer and technology। ये जो आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन चैप्टर सब्जेक्ट है वो शुरू हो गया है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है हार्डवेयर जो होता है वो क्या होता है। एक इंटेंजिबल इक्विपमेंट होता है, टेंजिबल होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, सेट ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज होता है। तो हार्डवेयर हमेशा आपका टेंजिबल इक्विपमेंट होता है जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ का फॉर्मेटिंग अगर करना है तो किस चीज का यूज, इज नॉट एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं है, किस चीज का यूज नहीं करोगे, अंडरलाइन का नहीं करोगे, लाइन स्पेसिंग का, इंडक्टेशन का नहीं करोगे, अलाइनमेंट का नहीं करोगे, ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट है द फर्स्ट स्लाइड ऑफ प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। जो पहला स्लाइड होता है पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन में, उसमें क्या लिखा होता है। लेआउट स्लाइड होता है, लेआउट हेडर स्लाइड होता है, नॉर्मली हैज अ लेआउट स्लाइड बट कैन बी चेंज यूजिंग स्लाइड लेआउट टास्क पैन। ये सारा चीजें आपसे इधर पे पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट ब्रॉडबैंड जो होता है ब्रॉडबैंड इज अ कन्वर्जेंस टेक्नोलॉजी फॉर, किस चीज के लिए टेक्नोलॉजी होती है वो पूछी है। सॉफ्टवेयर जो प्रोहिबिट करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस आपके कंप्यूटर या फिर नेटवर्क को इंटरनेट के द्वारा, वो क्या होती है आपसे ये पूछा गया है। नेक्स्ट हो गया डैश की को यूज करो कॉम्बिनेशन विद अदर कीज टू परफॉर्म स्पेशल टास्क इन अ कंप्यूटर। जब कोई स्पेशल टास्क यूज करना है कंप्यूटर में तो कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ कीज को आपको यूज करना है वो पूछा गया है। नेक्स्ट है कंट्रोल आई What is the function of Control I शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन है MS वर्ड। MS वर्ड में Control I शॉर्टकट की का क्या यूज रहता है। नेक्स्ट है करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ एब्रिविएशन HTML का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, ये पूछा गया है आपसे। नेक्स्ट है डैश इज अ प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग अ मैसेज और इन्फॉर्मेशन इन सच अ वे दैट ओनली ऑथराइज्ड पार्टीज कैन एक्सेस इट एंड अनऑथराइज्ड कैन नॉट, ठीक है। ये पूछा गया है आपसे, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन से जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, विंडो, यूनिक्स, iOS या फिर सफारी, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा है इफ यू हैव 4 पेन ड्राइव ABCD 1 TB 1 PP 1 GB 1 EB स्टोरेज कैपेसिटी, तो सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी होगा वो किसका होगा, ये पूछा गया है। तो स्टूडेंट ने जो आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि D दिया है, ठीक है। यानी कि 1 EB वाला जो होगा वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगा, ऐसा स्टूडेंट के द्वारा मार्क किया गया है। नेक्स्ट है स्टडी द 3 ऑप्शन गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ देम अलाउ एन ऑनलाइन शॉपर टू बी श्योर दैट इफ ही और शी इज यूजिंग एन सिक्योर वेबसाइट, ठीक है। ये पूछा गया है आपसे। 3 ऑप्शन फिर आपको यहाँ पे दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट है अ मैथमेटिकल टेक्निक यूज्ड टू वैलिडेट द ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रेट ऑफ मैसेज सॉफ्टवेयर और अ डिजिटल डॉक्यूमेंट इज डिजिटल सिग्नेचर, क्राइटोग्राफी, हैश फंक्शन, डी इंक्रिप्शन क्या है, तो यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मेमोरी डेट लॉस इट्स कंटेंट व्हेन द पावर इज स्विच्ड ऑफ इज नोन एज। ऐसी मेमोरी जो अपना कंटेंट खो देती है, जैसे हमारा जो पावर का स्विच ऑफ है, हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर बंद हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, स्टैटिक, रैंडम, वोलाटाइल या फिर नॉन वोलाटाइल, ये पूछा गया है आपसे। फिर नेक्स्ट आपसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सब्जेक्ट है वो शुरू हो गया है, तो ये आपका एक अप्रोक्सीमेशन या फिर सिंप्लीफिकेशन एक चैप्टर है, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में से मान लो, और यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया गया है सिंप्लीफिकेशन से। फिर पूछा गया है ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 63, 75, 93 लीविंग रिमाइंडर 3 इन ईच केस, वो कौन सा नंबर होगा।
अगेन आपका एक सिंप्लीफिकेशन टाइप से आपका एक क्वेश्चन है, a+b अलजेब्रा के पैटर्न में क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, फिर से ये बोर्ड में सिंप्लीफिकेशन किसी भी कैटेगरी में आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो। पहले क्वेश्चन है कौन सा नंबर है जो डिविजिबल हो जाएगा 99 में से, चारों में से वो पूछा गया, सॉरी। नेक्स्ट पाइप एंड सिस्टम टॉपिक से पूछा गया है कि यहाँ पे पाइप ए और बी दिए गए हैं जो 12-18 घंटे में कर देते हैं। पाइप सी जो एक एम्प्टिंग पाइप है वो एम्प्टी करता है, खाली करने का काम करता है। जब तीनों को साथ में खोल दिया जाता है 8 घंटों के लिए तो 26/45 पार्ट जो होता है ना टैंक का वो भरा रहता है। तो कितना पार्ट, व्हाट पार्ट ऑफ द टैंक विल बी फिल्ड अप बाय ए एंड सी टुगेदर इन 9 आवर्स। तो ए और सी अगर साथ में मिलकर काम करता है तो ए काम करेगा भरने का, सी काम करेगा खाली करने का। तो 9 घंटे में कितना प्रतिशत होगा जो टैंक का वो भर पाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है टाइम एंड वर्क का। ठीक है, एक्स पर्सन के द्वारा 50 दिन में काम किया जाता है। अगर 5% एब्सेंट होते हैं तो वो 55 दिन में होता है। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, तो आपको नंबर ऑफ पीपल बताने हैं, यहाँ पे कितने लोग होंगे। यहाँ पे आपका स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया गया है। द एवरेज स्पीड ऑफ अ कार, बस एंड अ ट्रेन इज दिस इफ द स्पीड ऑफ द बस इज 48 किलोमीटर पर आवर। तो फिर एवरेज स्पीड ट्रेन का कितना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया एवरेज का एक क्वेश्चन है। एवरेज वेट दिया गया है गर्ल्स का ग्रुप का 58 kg। जब 5 गर्ल्स जिनका एवरेज वेट 60 किलो है जब वो ग्रुप छोड़ के जाती हैं और 5 गर्ल्स वेट 55.5 kg ज्वाइन द ग्रुप, और जब 5 गर्ल्स जिनका एवरेज वेट है 55.5 kg जब वो ग्रुप को मतलब ज्वाइन करती हैं तो उनका जो एवरेज वेट है वो सेम ही रहता है। तो ये बताओ कि इनिशियली कितना नंबर ऑफ गर्ल्स था ग्रुप में। ठीक है, नंबर इंक्रीज हो रहा है 10% से, डिक्रीज हो रहा है 10% से। फिर जो नंबर मिल रहा है वो ऑब्टेन हो रहा है 80, मतलब ओरिजिनल नंबर से 80 कम हो रहा है। तो ओरिजिनल नंबर क्या है पूछा गया है आपसे। नेक्स्ट है इनकम है अजय की। ठीक है, इतना है इनकम 45,000, उसने 18% इनकम का सेव किया है। विजय's एक्सपेंडिचर इज 20% मोर देन अजय एक्सपेंडिचर एंड इज सेविंग इज 3420। तो अब मुझे बताओ जब वो 18% अपनी इनकम का सेव कर रहे थे, यानी कि तो वो कितना आपका खर्च कितना कर रहा होगा वो आपका, तो वो 82% जो होगा वो खर्च कर रहा होगा। अब विजय का जो इनकम है एक्सपेंडिचर है वो 20% ज्यादा है अजय के एक्सपेंडिचर से, और उसका सेविंग भी दिया है। तो विजय का इनकम का परसेंटेज बताना है कितना ज्यादा है अजय से। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। आर्टिकल को सोल्ड किया गया है 600 रुपए में और इसको 20% के प्रॉफिट पे किया गया था। तो इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा, आपसे ये पूछा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट है शॉपकीपर ने अलाउ किया था डिस्काउंट, मतलब ये भी प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट का क्वेश्चन है। अलाउ किया है 20% मार्क प्राइस पे। तो व्हाट प्राइस मस्ट बी मार्क्ड डाउन ऑन कॉस्टिंग 3 सोर्स टू गेन 25%, मतलब कि 25% के गेन पे अगर उसको बेचना है तो कितना मार्क्ड प्राइस यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट है कि एक नंबर है, नंबर सिस्टम का एक रेशियो का एक जो क्वेश्चन रहता है वो दिया गया है। डिवाइड करना है एबीसी के बीच में, जिसमें सी का जो रेशियो होना चाहिए वो कंबाइंड रेशियो होना चाहिए ए और बी से, और जो एंड द रेशियो बी शेयर टू कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड सी इज 2:5, और जो पी का शेयर कंबाइंड रेशियो होगा वो 2:5 होगा। तो ए का रेशियो जो होगा वो आपको बताना है यहाँ पे। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन द गर्ल्स इन द स्कूल इज दिस। ठीक है, और ये 5:4 के रेशियो में है और टोटल नंबर इतना है इन लोगों का। ठीक है, हाउ मेनी गर्ल्स शुड बी एडमिटेड इन द स्कूल टू मेक द रेशियो 1:, मतलब अगर इक्वल करना है इस रेशियो को तो कितनी लड़कियों को और एडमिशन लेना पड़ेगा स्कूल में, ये पूछा गया आपसे। नेक्स्ट है लोन दिया गया है इतने रुपए का जिसको आपको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में जो है वो वापस करना है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% पर एनम का है कंपाउंडेड ईयरली, तो फिर बताइए कि कितना टोटल आपका जो इंटरेस्ट होगा वो आपको यहाँ पे चुकाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि कितना हाउ मच टाइम विल सम ऑफ मनी 75 ऑन, इतना पैसे पे इतना जो इंटरेस्ट होगा और 4% के इंटरेस्ट रेट पे कितने टाइम में सिंपल इंटरेस्ट में मिल जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पे है व्हाट सम विल प्रोवाइड अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 1020 इन 2 years, मतलब कि कितना जो सम होगा वो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस पे 1020 का 2 साल के 4% के इंटरेस्ट रेट पे कितना पैसे पे आपको ये वाला जो इंटरेस्ट होगा वो मिल रहा होगा। ये आपका फिर से स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस का है। यहाँ पे ट्रेन क्रॉस कर रही है एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में, और यहाँ पे एक पिलर भी बना हुआ है सिचुएटेड ऑन द प्लेटफॉर्म 8 सेकंड्स। इफ द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 264, अगर जो प्लेटफॉर्म का लेंथ है वो 264 मीटर का है तो फिर ट्रेन का जो लेंथ है वो कितना है, ये पूछा गया है आपसे।
और नेक्स्ट और जो लास्ट क्वेश्चन है आपका वो भी यहाँ पे क्या है कि 2 ट्रेन जो है वो स्टार्ट हो रही है, ए और बी एक दूसरे की तरफ से आ रही है। यहाँ पे उनका जो स्पीड का जो वो है, स्पीड जो है वो दिया गया है, ठीक है, और जो इन दोनों स्टेशन के बीच की जो दूरी है वो आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा 120 क्वेश्चंस का डिस्कशन केवीएस स्टेनोग्राफर के पेपर का, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन के लेवल का बात करूं और पेपर का ओवरऑल लेवल देखूं तो ये बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं था, मॉडरेट लेवल ऑफ पेपर इसको कहा जा सकता है। कुछ स्टूडेंट के लिए इजी होगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि मॉडरेट कहना सही रहेगा कि यस मॉडरेट लेवल जो होगा इस क्वेश्चन को हम जस्टिफाई कर सकते हैं, मॉडरेट लेवल था पूरे ही इस पेपर का, ठीक है। और एंड आई होप कि आपको ये वाला जो वीडियो होगा वो अच्छा लगा होगा। हमने ऐसी इसी तरीके का हम जो है और डिस्कशन जो होता है पेपर्स का वो आपके साथ में लेकर आते हैं। करेंटली एमपी पटवारी के जो पेपर है हम उनका सारा ही डिस्कशन आपके साथ में लेके आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और जो पेपर में जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं हम उसको आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर किएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम इसी तरीके का और भी कंटेंट आपके लिए लेकर आते हैं जो आपके प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगा, और क्या क्या नया चीज आप अपने प्रिपरेशन में यूज कर सकते हैं जिससे आपके पेपर और बेहतर बन सके, वो सारे ही टिप्स मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।